दोस्तों आज मैं आपके लिए 2019 में रिलीज हुई एक अमेरिकन थ्रिलर मूवी लाया हूं जिसका नाम है रेडियो फ्लैश। फिल्म के स्टार्ट में हम एक टीन एज लड़की रीस को छोटे से रूम में बंद देखते हैं जहां हर तरफ दीवारों पर टेलीफोन्स ही टेलीफोन्स थे। अचानक उनमें से एक बजने लगता है। उस पर एक स्टिकी नोट भी लगा था। रीस के कॉल पिक करने पर उसे एक ऑटोमेटेड आवाज सुनाई देती है जो उसे रॉयल फ्लश मिलने पर कांग्रेट्स करती है। इससे पहले कि रीस इस सबको समझती कि आखिर ये क्या चल रहा है, बाकी टेलीफोन्स भी बजने लगते हैं और उन सब में से भी सेम वही आवाज आ रही थी। एंड तभी अचानक उन फोन में से पानी निकलकर रूम में भरना शुरू हो जाता है। ये देखकर रीस घबरा गई थी। अचानक उसकी नजर ऊपर पड़ती है तो उसे सीलिंग के साथ एक अटैच टॉयलेट दिखाई देता है जिससे वो समझ जाती है कि एक्चुअली उसे टॉयलेट को फ्लश करना है ताकि पानी यहाँ से निकल जाए। जिसके बाद रीस टेलीफोन्स की मदद से दीवार पर चढ़ने लगती है, मगर ऊपर पहुंचने पर भी उसे टॉयलेट का हैंडल नहीं मिल रहा था। रीस को लगने लगा था कि अगर जल्दी से उसने कुछ ना किया तो वो डूबकर मर जाएगी। सो वो काम डाउन रहते हुए स्टिकी नोट पर लिखा नंबर पढ़ती है जिससे उसे एक आइडिया आता है। क्योंकि टाइम बहुत कम था इसलिए वो जल्दी से दोबारा नीचे जाकर एक टेलीफोन से वही नंबर डायल करती है। रीस का प्लान आखिर काम कर गया था। नंबर डायल करने के बाद उस फोन के अंदर से टॉयलेट का हैंडल मिल जाता है जिसे वापस ऊपर ले जाकर रीस टॉयलेट पर फिक्स कर देती है और उसे फ्लश करते ही सारा पानी ड्रेन हो गया था जिससे एट लास्ट रीस की जान बच गई। एंड देन कुछ सेकंड्स बाद हमें पता चलता है कि ये सारा एक्सपीरियंस एक्चुअली एक वर्चुअल रियलिटी गेम में हो रहा था। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए। रीस अपना वीआर हेडसेट उतारती है और रिवील होता है कि वो असल में एक ई स्पोर्ट्स सेंटर में थी जहां उसके आसपास दूसरे वीआर प्रोफेशनल गेमर्स भी थे। उसके बाद रीस घर वापस जाकर अपने फादर क्रिस के साथ डिनर करती है। रीस ने बचपन में ही अपनी मदर को खो दिया था इसलिए वो अब अपने डैड के साथ काफी अटैच थी। वो दोनों बातें कर रहे होते हैं कि तभी अचानक से लाइट फ्लिक करने लगती है और वहाँ शॉर्ट सर्किट हो जाता है। उसके साथ ही हमें दिखाया जाता है कि पूरे सिटी में ही शॉर्ट सर्किट्स की वजह से लाइट्स बंद हो चुकी थी। किसी अननोन वजह से सब इलेक्ट्रिक चीजें बस्ट होती जा रही थीं। उधर घर में क्रिस सबको इतना सीरियस नहीं लेता। उसे लगता है कि बस नॉर्मल बिजली ही गई है। रीस के मोबाइल सिग्नल्स भी चले गए थे एंड अनफॉर्चुनेटली शॉर्ट सर्किट्स की वजह से उसके पर्सनल कंप्यूटर सेटअप को भी आग लग गई थी। रीस ने किसी तरह आग तो बुझा ली थी मगर वो कंप्यूटर को नहीं बचा पाई। लेटर ऑन लिविंग रूम में क्रिस लैंटर्न जलाकर रीस को बताता है कि ये ब्लैकआउट उसके लिए अच्छा है ताकि वो थोड़ी देर अपनी डिवाइसेस से ब्रेक ले सके। देन वो दोनों रीस के आईपैड पर कुछ पुरानी फोटोज देखते हुए उस टाइम को याद करते हैं जब रीस की मॉम जिंदा थी और फिर वहीं सोफे पर ही सो जाते हैं। आधी रात को रीस की एक अजीब सी आवाज से आंख खुलती है जो उनके वेयर हाउस से आ रही थी एंड वो क्रिस को जगाए बिना ही अकेली चेक करने जाती है। वेयर हाउस में और तो कुछ नहीं था बट उसे एक बुक मिलती है जिसका नाम था रेडियो फ्लैश। रेडियो फ्लैश मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स जिसे ईएमपी भी कहते हैं। और यहाँ हमें पता चलता है कि ये वेयर हाउस उसके ग्रैंडपा फ्रैंक का है जो कुछ साल पहले पहाड़ों में रहने के लिए ये घर छोड़कर चले गए थे। वहाँ रीस एक टेबल से कपड़ा हटाती है तो वहाँ उसके नीचे हमें एक पुराना रेडियो स्टेशन दिखता है जिसे रीस कुछ पार्ट्स को कनेक्ट करते हुए असेंबल कर लेती है। एंड देन उस डिवाइस को ऑन करके वो अपने ग्रैंडपा को कॉल करती है और कुछ सेकंड्स बाद ही उनका रिस्पॉन्स आ जाता है। ग्रैंडपा फ्रैंक को भी इस पावर आउटेज की फिक्र हो रही थी। वो इसे एपोकैलिप्टिक कहता है। उसके अकॉर्डिंग यूएसए के ऑलमोस्ट सारे वेस्टर्न पार्ट ही इस मिस्टीरियस ब्रेकडाउन से इफेक्ट हुए थे। फ्रैंक ये भी गैस करता है कि शायद इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स अटैक से कोई लिंक हो। उसके पूछने पर रीस बताती है कि क्रिस सो रहा है। एज उनके पास टाइम कम था इसलिए वो रीस को बोलता है कि वो सुबह क्रिस से उसकी बात जरूर करवाए। वो चाहता था कि क्रिस और रीस फौरन ही यहाँ से निकलकर उसके पास माउंटेन्स में आ जाएं। एंड फ्रैंक रीस को वेयर हाउस में पड़े एक मैप और मोबाइल रेडियो के बारे में भी बताता है जो उन्हें रास्ते में काम आएगा। लेकिन ये मोबाइल रेडियो तभी काम करेगा जब वो लोग फ्रैंक से 5 मील के रेडियस पर पहुंचेंगे। इस सब से पता चलता है कि फ्रैंक जानता था कि एक दिन ये होने वाला है इसलिए उसने पूरी तैयारी कर रखी थी। देन अगली सुबह रीस सारी सिचुएशन क्रिस को बताती है। पहले तो वो फ्रैंक के पास जाने को मना कर देता है क्योंकि उसे लगता था कि फ्रैंक पागल है, मगर जब रीस बहुत ज्यादा इंसिस्ट करती है तो वो एटलीस्ट फ्रैंक को कॉल करने के लिए मान जाता है। जिसके बाद वो दोनों वेयर हाउस जाकर रेडियो ट्रांसमिशन स्टार्ट करते हैं एंड देन रीस वहां से चली जाती है। फ्रैंक क्रिस को इस पावर आउटेज की रीजन एक्सप्लेन करते हुए बताता है कि ये सब ईएमपी के इफेक्ट की वजह से हो रहा है जिससे जल्द ही सभी स्टेट्स में केओस फैल जाएगा। वो ये भी क्लेम करता है कि 3 दिन के अंदर सभी फूड सप्लाईज और टूल्स भी शॉर्ट हो जाएंगे इसलिए माउंटेन्स में रहना ही सेफ ऑप्शन है। ये सब सुनकर क्रिस भी वहां से जाने के लिए मान गया था।
जिसके बाद वो और रीस फौरन पैकिंग स्टार्ट कर देते हैं। बाहर की सिचुएशन काफी खराब होती जा रही थी। इतने लंबे आउटेज की वजह से लोग पुलिस के साथ भी लड़ने लगे थे। किसी को नहीं पता था कि आखिर क्या हो रहा है और ये कब खत्म होगा। मीनवाइल क्रिस और रीस गाड़ी में बैठकर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में वो लोग कुछ चीजों के लिए एक सुपरमार्केट पर रुकते हैं जो कि सिर्फ अकेली ही ओपन थी और वहां लोगों का रश लगा हुआ था जो सिंपल चीजें जैसे कि पानी और फूड आइटम्स के लिए भी आपस में लड़ रहे थे। ये देखकर वो दोनों वापस आ जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि उनकी तरह हजारों लोग शहर से निकलना चाह रहे थे। नेक्स्ट सीन में उन्हें एक ब्रिज पर रुकना पड़ता है क्योंकि आगे रोड पर एक्सीडेंट हुआ था और ट्रैफिक ब्लॉक थी। एक्सीडेंट में एक लेडी की डेथ हो गई थी। कुछ ही देर में वहाँ टेंशन काफी बढ़ जाती है। तभी एक आदमी जल्दी में अपनी गाड़ी दूसरी गाड़ियों से टकरा देता है जिससे वहाँ रास्ता खुल गया था। क्रिस और रीस भी सफर पर आगे बढ़ जाते हैं। लेटर ऑन रात में रीस नींद से जागती है तो उसे पता चलता है कि वो लोग इंटरसेक्शन मिस करके गलत रास्ते पर जा रहे हैं। इस बात से डिस्ट्रैक्ट होकर क्रिस का ध्यान रोड पर से हट गया था जिस वजह से उनकी गाड़ी पास के जंगल में क्रैश कर जाती है। अगली सुबह क्रिस रीस को जगाता है और वो ये देखकर रिलैक्स हो गया था कि उसे कोई भी इंजरी नहीं आई, मगर क्रिस को सर पर चोट लगी थी जिससे थोड़ा खून भी निकल रहा था। देन वो दोनों पास के एक रिवर को फॉलो करते हुए फ्रैंक की लोकेशन की तरफ बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ फ्रैंक उनके लिए परेशान हो रहा था क्योंकि उन्हें सुबह ही वहां पहुंच जाना चाहिए था। उधर क्रिस को चलने में भी मसला हो रहा था, इसलिए रीस कहती है कि उन्हें कुछ देर आराम कर लेना चाहिए। सो वो पास ही एक वाटरफॉल के करीब रुकते हैं। रीस देखती है कि क्रिस के बाजू और बैक पर भी इंजरी आई थी, इसलिए वो उसके जख्मों को ट्रीट करने लगती है। एंड देन कुछ देर बाद वो दोबारा से चलने लगते हैं, मगर क्रिस से बिल्कुल भी चला नहीं जा रहा था और तभी वो गिर जाता है। लेकिन बेहोशी में जाने से पहले वो रीस को किसी से हेल्प मांगने के लिए कहता है। सो रीस जल्दी से भागकर हेल्प लेने जाती है। थोड़ा ही आगे उसे एक बार्न नजर आता है जो कि ग्लेन नामी फार्मर का था। ग्लेन तुरंत ही रीस की मदद करता है और क्रिस को गाड़ी में डालकर अपने घर ले जाता है, मगर अनफॉर्चुनेटली हर तरह की फर्स्ट एड देने के बाद भी क्रिस होश में नहीं आता एंड फाइनली उसकी डेथ हो जाती है जिससे रीस बुरी तरह टूट गई थी। उस रात वो और ग्लेन मिलकर क्रिस को फील्ड में ही दफना देते हैं। अगले दिन ग्लेन रीस को खुद ही उसके ग्रैंडपा के पास छोड़ने के लिए जाता है। दूसरी तरफ फ्रैंक उनका वेट कर करके थक चुका था, इसलिए वो खुद ही उन्हें ढूंढने जाने का प्लान करता है। कुछ ही घंटों बाद उसे उनकी क्रैश्ड कार मिल जाती है जिसके पास एक ब्लडी क्लॉथ का पीस भी पड़ा था। देन उसी रोड पर आगे जाते हुए फ्रैंक को ग्लेन का फॉर्म भी मिलता है। वो किसी को देखने के लिए घर की तरफ जाता है तो उसे अंदर सोफे पर ब्लड नजर आता है जिसे देखकर फ्रैंक सस्पिशियस हो गया था। सो वो अंदर घुसकर चेक करने लगता है, मगर कुछ ना मिलने पर वापस जाते हुए उसे शॉवल और क्रिस के कपड़े दिखाई देते हैं। एंड फाइनली ग्रेव देखने पर वो समझ जाता है कि क्रिस अब जिंदा नहीं रहा, मगर उसके पास दुखी होने का वक्त नहीं था क्योंकि रीस स्टिल मिसिंग थी। दूसरी तरफ रास्ते में ग्लेन को रोड साइड खड़ा एक आदमी दिखता है जो हेल्प के लिए कह रहा था, मगर ट्रक को रोकने से पहले वो रीस को बैक साइड पर छुपा देता है एज उसे लग रहा था कि ये आदमी कहीं कोई गड़बड़ ना कर दे, और वाकई उसका ये डर सच साबित होता है। वो आदमी ग्लेन को शूट करके वहीं फेंक देता है और खुद ट्रक को लेकर आगे बढ़ जाता है। रीस इस सबसे ट्रॉमाटाइज्ड हो गई थी। थोड़ा आगे जाकर वो आदमी एक कार रिपेयर शॉप से गैसोलीन चुराने के लिए रुकता है जहां एक हंटर उसे शूट करके मार डालता है। रीस मौका देकर वहां से भाग जाती है, मगर कुछ ही देर में वही हंटर उसे पकड़ लेता है और उसे किडनैप करके अपने साथ ले जाता है। आंख खुलने पर रीस अपने सामने एक वियर्ड सी बूढ़ी औरत को देखती है जिसका कहना था कि रीस उसकी प्रॉपर्टी में बिना इजाजत एंटर हुई है, सो उसे इसकी सजा मिलेगी। मीनवाइल फ्रैंक को ग्लेन की डेड बॉडी मिलती है और वो उसे पहचान जाता है क्योंकि फार्म पर उसने ग्लेन की फोटो देखी थी। ये देखकर फ्रैंक रीस के लिए और ज्यादा वरिड हो गया था। दूसरी तरफ वो बूढ़ी औरत डिनर पर रीस को अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाती है। उसका बेटा बिली जो कि वही हंटर था और उसका ग्रैंडसन क्विन जो कि काफी शाय और ट्रबल लड़का लग रहा था। यहाँ पता चलता है कि बिली हर वक्त बिना किसी वजह के अपने बेटे को मारता रहता है। देन रीस उन्हें सारी बात बताती है कि वो यहाँ तक कैसे पहुंची। वो ये भी कहती है कि मैं यहाँ ज्यादा देर नहीं रुक सकती, मुझे जितनी जल्दी हो सके ग्रैंडपा के पास पहुंचना है। मगर उस लेडी को रीस पर बिल्कुल भी रहम नहीं आता और वो उसे जाने नहीं देती, बल्कि वो उसे रात एटिक में रुकने के लिए फोर्स करती है। सो और कोई रास्ता ना होने की वजह से रीस उनकी एटिक में चली जाती है, लेकिन उसका सारी रात वहां गुजारने का इरादा नहीं था। वो रात सबके सोते हुए चुपके से मेन डोर तक पहुंच जाती है, मगर लॉक खोलने की आवाज उस औरत ने सुन ली थी। वो बिली को रीस के पीछे भेजती है और काफी देर भागने के बाद भी आखिर वो पकड़ी जाती है
बिली उसे वापस घर ले जाता है, जहाँ होश में आने पर रीस खुद को एक बोरी के अंदर बंधा हुआ पाती है जो कि एक दरख्त पर लटकी थी। तभी एक बड़ा सा बियर वहां आकर उस बैग को पकड़ने की कोशिश करता है, मगर इससे पहले कि वो रीस को काट खाता बिली वहां पहुंचकर बियर को शूट कर देता है। और यहाँ पता चलता है कि एक्चुअली उन्होंने रीस को एज अ बेट यूज किया था उस जायंट बियर को पकड़ने के लिए। देन रीस को एक स्टोर में ले जाकर बंद कर दिया जाता है। ऑलमोस्ट एक हफ्ते बाद बाहर निकालकर वो लेडी रीस को कन्विंस करने की कोशिश करती है कि वो उसके बेटे से शादी कर ले, जिस पर रीस कहती है कि ऐसा करने से बेहतर है मैं स्टोर में ही बंद रहूं। तो उस लेडी के ऑर्डर पर उसे दोबारा स्टोर में बंद कर दिया जाता है। इस बार उसके हाथ पांव भी बांधे गए थे, लेकिन क्योंकि रीस वहां से भागने के लिए डेस्परेट थी, इसलिए वो किसी तरह खुद को खोल लेती है, लेकिन उसे बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था। सडनली वो नोटिस करती है कि क्विन उसे छुप के देख रहा था और उसके दिल में रीस के लिए सिंपैथी भी थी, इसलिए रीस इसका फायदा उठाने का सोचते हुए उसे अपनी हेल्प के लिए कहती है। एज क्विन भी अपने फादर और ग्रैंडमा के जुल्म की वजह से फेड अप हो चुका था, इसलिए वो भी फौरन मान जाता है। उसकी हेल्प से रीस स्टोर रूम से निकलने में कामयाब हो जाती है और फिर वो दोनों ही उस जगह से भाग जाते हैं। नेक्स्ट डे उन दोनों को ना पाकर बिली उन्हें ढूंढने जाता है। वो उनके पैरों के निशान और टूटी हुई झाड़ियों को फॉलो कर रहा था। उसे यकीन था कि वो उन्हें ढूंढेगा। दूसरी तरफ रीस और क्विन काफी दूर पहुंचकर बेरीज खाने के लिए रुकते हैं। थोड़ा आगे वो क्लिफ तक पहुंचते हैं जहां से क्विन नीचे गिरने वाला था, मगर रीस किसी तरह उसे बचा लेती है। उसके बाद आगे उन्हें एक लकड़ी का लॉग मिलता है जो ब्रिज का काम करता था। वो लोग उसे क्रॉस करके दूसरी तरफ चले जाते हैं, मगर तभी अचानक बिली दूर से उन्हें देखकर गोली चला देता है, मगर लकीली उन्हें नहीं लगती, जिसके बाद डर कर दोनों तेजी से भागने लगते हैं। आगे उन्हें एक नदी मिलती है। उन्हें अंदाजा हो चुका था कि वो बिली से भाग नहीं सकते, इसलिए खुद को नीचे पानी में छुपा लेते हैं। एंड देन बिली के वहां से गुजर जाने के बाद बाहर आ जाते हैं और अब की बार वो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में भागते हैं, मगर बिली एक शिकारी था, सो वो फिर भी उन्हें अपने पीछे से नोटिस करके उन तक पहुंच जाता है। वो दोनों भी एक प्लान बनाते हैं। रीस सामने रॉक के पास छुप जाती है और बिली के वहां पहुंचने पर क्विन पीछे से उस पर अटैक कर देता है, जिससे बिली की गन नीचे रीस के पास गिरती है, मगर वो उसे यूज करने से घबरा रही थी। लेकिन फिर क्विन को बचाने के लिए वो गन पकड़कर बिली को शूट कर देती है, लेकिन असल में बिली फ्रैंक के गन शॉट से मरा था, जो पीछे से वहां पहुंच चुका था। वो गन शॉट्स की आवाज सुनकर वहां आया था। डरी हुई रीस जल्दी से उसके गले लगकर बुरी तरह रोने लगती है। यहाँ सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ क्विन और रीस अब फ्रैंक के साथ रहते थे। दुनिया अभी तक EMP के आफ्टर इफेक्ट से सफर कर रही थी, मगर यहाँ माउंटेन्स में उनके लिए हर चीज अवेलेबल थी। मूवी के लास्ट में हम क्विन को देखते हैं जो रीस का लैपटॉप ओपन करता है, तो वहाँ उसके फ्रेंड्स के बहुत सारे मैसेजेस आए हुए थे। मतलब पावर आउटेज का प्रॉब्लम फाइनली खत्म हो गया था। और इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।